मॉर्निंग यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्रिपरिषद से है। मंत्रिपरिषद आप पढ़े होंगे, थोड़ा विधिवत पढ़े होंगे, तो आज का क्वेश्चन भी थोड़ा डिटेल में है और 10 क्वेश्चन हैं। आशा करते हैं कि आप 10 सही करेंगे। कोशिश करिए, अगर आप 10 सही कर रहे हैं मतलब आप कितना कर रहे हैं, 100% सही कर रहे हैं। फिर भी अगर 10 नहीं सही हो रहे हैं फिर भी आप 70% मतलब 7 से 8 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। हम थोड़ा जानकारी भी आपको इसके बारे में बताएंगे। अगर आप डिटेल में पढ़े होंगे तो हम आशा करते हैं कि आप सभी सही करेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखें। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था किसके मॉडल पर आधारित है? हमारे देश में जो संसदीय व्यवस्था है वो किसके मॉडल पे है? कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सोचें, पूरे कॉन्फिडेंस से एकाग्र होकर पूरा टॉपिक हल करिएगा। कोशिश करिएगा आप 90% से 100% सही करें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर बी सही है, ब्रिटेन। हमने संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ही लिया है। एक बात जानते रहिएगा, हमारे यहाँ 200 साल जो राज किए अंग्रेज वो ब्रिटेन से ही थे। पहली बात। दूसरी बात, ब्रिटेन में ही पहली बात संसद की शुरुआत ब्रिटेन से ही हुई है, इसलिए ब्रिटेन को संसद की जननी भी कहा जाता है। जानते रहिएगा। ब्रिटेन हो गया और बाकी जो और लोग बच रहे हैं, जैसे कनाडा बच रहा है, तो कनाडा से हमने क्या लिया है? अगर बात ये है कनाडा से हमने क्या लिया है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था लिया है, राज्यपाल का पद लिया है, अवशिष्ट शक्तियाँ लिया है जो कि केंद्र के पास होती हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ आप नहीं जानते होंगे, जैसे कि 3 सूची आप पढ़े होंगे, एक राज्य सूची पढ़े होंगे, एक केंद्र सूची पढ़े होंगे और एक समवर्ती सूची पढ़े होंगे। 7वीं अनुसूची में ये तीनों सूचियाँ हैं। तो इन तीनों सूचियों में कुछ कुछ विषय दिए गए हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, अवशिष्ट विषय कहते हैं। जैसे हम आपको बताएं, जैसे कंप्यूटर हो गया, जैसे स्पेस हो गया, अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, तो ये सब अवशिष्ट विषय में, यहाँ पर जो ताकत है अवशिष्ट विषय पर जिसकी ताकत होती है वो केंद्र सरकार की होती है। तो ये हमने कनाडा से लिया है। बात अमेरिका की करें तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन लिया है और शक्तियाँ लिया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद लिया है, विधि के समान संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग, ये सब हमने कहाँ से, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है ये सब हमने अमेरिका से लिया है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा लिया है, केंद्र एवं राज्य का संबंध लिया है, संसदीय विशेषाधिकार मतलब कि सांसदों को और संसद को जो विशेषाधिकार मिलते हैं, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगर आप संविधान विधिवत पढ़े होंगे, विशेष तौर पे पढ़े होंगे, तो हमने अभी जितना बताया है ये सब आप पढ़े होंगे। यहाँ पर आंसर बी सही था। आशा करते हैं आप सही किए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिए और हल करने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहली बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आप पेपर हल कर रहे हो, अगर उसमें नहीं शब्द दिया तो आप उसे अंडरलाइन कर लें, क्योंकि आप है सोच के लगा लोगे और वहाँ नहीं रहेगा। तो ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कौन सा सही नहीं है। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तीसरा ऑप्शन है भारत की राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख मंत्रिपरिषद होती है। और चौथा ऑप्शन है कि अनुच्छेद 75 केवल मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। अगर आप विधिवत पढ़े होंगे मंत्रिपरिषद तो इतना मान के चलिएगा आपसे ये गड़बड़ी नहीं होगी। सोचिए और बताइए कौन सा गलत है। कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है मतलब गलत है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर आंसर जो डी है यही सही नहीं है। दरअसल बात क्या है कि बोल रहा है कि अनुच्छेद 75 केवल मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। अगर आप विधिवत पढ़े होंगे तो आप अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के शपथ, वेतन भत्ते, नियुक्तियां ये सब हैं। ये केवल कह रहा है केवल नियुक्ति से संबंधित, ऐसा नहीं है, शपथ भी है उसी में, वेतन भत्तों के बारे में है। आप अगर पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे अनुच्छेद 75(2) राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 75(3) सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सब 75 के तो अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 75 जो 4 है उसमें है कि मंत्रियों के शपथ की बात करता है। अनुच्छेद 75(5) क्लॉज 5 किसी व्यक्ति को मंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता अनिवार्य है, ये भी पढ़े होंगे। अनुच्छेद 75 क्लॉज 6 वेतन भत्ते जो हैं मंत्रियों के संसद द्वारा तय होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल नियुक्ति की बात नहीं की जाती, इसलिए ये 75 वाला आंसर जो आंसर डी है ये गलत है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जितना हमने पढ़ा ये सब 75 के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद संबंधित सही है, मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, ये भी सही है।
और भारत की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख मंत्रिपरिषद ही होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है यही गलत था। आप अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपके मंत्रिपरिषद से ही, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 75 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, कौन सा गड़बड़ है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। दूसरा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सभी मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। चौथा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कह रहा है कि ये इसमें से कौन सा गड़बड़ है, कौन सा गलत है, सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर सी जो है यही गड़बड़ है, ये गलत है। सभी मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये गलत है, करेंगे, ये गलत है। दरअसल सभी मंत्री राष्ट्रपति के पद प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत का मतलब ही होता है कि जिसको राष्ट्रपति नियुक्त कर सके और उसको हटा भी सके। तो ये सभी मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उनको हटा भी सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ऑप्शन सी जो है यही गड़बड़ था। बाकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, सही है। मंत्रिपरिषद सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी गलत है। जबकि ये जो आप ए पढ़ रहे हो, बी पढ़ रहे हो, डी पढ़ रहे हो, ये सब अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ही हैं और इन्हीं पे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन हल भी किया था। आशा करते हैं सही हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये वाला। कह रहा है भारत सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? भारत सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। भारत सरकार के मंत्रियों का जो वेतन भत्ता है वो अनुच्छेद 75 जो 75 क्लॉज 6 है, अनुच्छेद 75 क्लॉज 6 के अनुसार वेतन भत्ते जो हैं संसद के द्वारा तय किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर दूसरे में सभी पढ़ा था कि क्लॉज 4 में 75 क्लॉज 4 में क्या है, 75 क्लॉज 5 में क्या है, 75 क्लॉज 6 में क्या है। अगर ध्यान सुने होंगे तो ये गड़बड़ नहीं हुआ होगा। तो मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद निर्धारित करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है। सही कथन कौन सा नहीं है? कह रहा है कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। यदि कोई मंत्री बनने के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर लोकसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी, पहला कथन है। दूसरा, एक मंत्री जिस सदन का सदस्य है वह दूसरे सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। तीसरा कथन है, एक मंत्री जिस सदन का सदस्य है केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब कह रहा है कि इन चारों में कौन सा ऐसा है जो गड़बड़ है। सोचें, ध्यान से सोचें इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर ए जो है ये सही है, अर्थात यही सवाल यही क्वेश्चन में गलत है। कह रहा है कौन सा सही नहीं, मतलब कि ए जो है सही नहीं है। यदि कोई मंत्री बनने के समय किसी सदन का सदस्य नहीं तो उसे 6 माह के अंदर सदस्यता लेना अनिवार्य है, लेकिन जरूरी नहीं कि लोकसभा की सदस्यता ले, राज्यसभा से भी सदस्य हो सकता है। तो यही गड़बड़ है। दूसरा, एक मंत्री जिस सदन का सदस्य होता है वह दूसरे सदन में भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगर जैसे कोई लोकसभा का सदस्य है तो राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, बशर्ते वो वहाँ वोटिंग होगा तो मतदान नहीं कर पाएगा। जो कि यहाँ दिया है कि एक मंत्री जिस सदन का सदस्य होता है केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है, ये सही है। दूसरे सदन में, मतलब जिसका वो सदन में सदस्य है, अगर लोकसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में मतदान नहीं कर सकता, हाँ वहाँ की कार्यवाही में भाग ले सकता है। और अगर राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा में वोटिंग नहीं कर सकता। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पढ़ते आए हो। तो ऑप्शन ए गलत था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के मंत्री बनने के 6 माह बाद किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी होता है, लेकिन उसको सदन का सदस्य किस तरीके से बनाया जाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निर्वाचन द्वारा, नामांकन द्वारा, या तो निर्वाचन या तो नामांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचें, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर सी सही होगा, निर्वाचन या नामांकन। नामांकन का मतलब होता है मनोनयन। जैसे कि कोई आदमी जीत नहीं पाया और उसे मंत्री बनाया गया है तो 6 माह के अंदर वो संसद का सदस्य उसका बनना अनिवार्य है, नहीं तो मंत्री के पद से हट जाएगा। तो वो या तो किसी कहीं पर पद खाली करवा के वहाँ से चुनाव लड़ ले, उपचुनाव हो जाता है, फिर से चुनाव करवा लिया जाता है, वहाँ से जीत के आ जाए।
अगर नहीं जीत पा रहा है तो राष्ट्रपति उसका मनोनयन कर दे, राज्यसभा में कर दे, लोकसभा में कर दे, कहीं भी कर दे। हालांकि लोकसभा में मनोनयन खत्म कर दिया गया है, 2020 में ही खत्म किया गया था। तो राज्यसभा से मनोनयन हो सकता है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 लोगों का मनोनयन होता है, उन्हीं में से किसी एक ग्रुप में मनोनयन हो जाएगा। तो नामांकन मतलब मनोनयन। तो ऑप्शन सी सही है, या तो निर्वाचन करवा लें या तो मनोनयन कर लें। तो सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए है सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। दूसरा ऑप्शन है सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। तीसरा ऑप्शन है सभी मंत्री एक दल की भांति कार्य करेंगे। चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर डी सही है, ए और सी दोनों। मतलब कि सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, क्योंकि लोकसभा में ही सरकार बनी होती है। तो अगर कुछ भी गलत करेंगे, कुछ भी सही करेंगे, तो उनका जवाबदेही लोकसभा में बनेगा। तो उत्तरदायी होना मतलब जवाबदेही देना। और जो ऑप्शन सी है, सभी मंत्री एक दल के रूप में, मतलब एक संगठन के रूप में ही काम करेंगे, तो इसका दोनों मतलब होता है। तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से देखें, क्वेश्चन ये भी अच्छा है। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो लोकसभा से चुने गए सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है, राज्यसभा से चुने गए सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है, ए और बी दोनों, केवल प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। सोचें कौन सा सही होगा। अच्छे से आप पढ़े होंगे, अगर आपको पढ़ाया गया होगा, अच्छे से समझाया गया होगा, ये चीज़ें ये गलत नहीं होनी चाहिए, बहुत सरल चीज़ है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर सी सही होगा, ए और बी दोनों। अगर मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, वोटिंग होता है, हमें आप पे विश्वास नहीं है, अगर ज़्यादा लोग सहमत हो गए तो क्या होता है कि इसको पास मान लिया जाता है और सरकार को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। तो लोकसभा से भी जितने लोग मंत्री रहेंगे सबको त्यागपत्र देना पड़ेगा। मान लो कुछ लोग राज्यसभा से भी मंत्री बनाए गए थे तो उनको भी अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे राष्ट्रपति स्वयं संज्ञान से हटा सकता है, उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, वह मंत्री बना रह सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर बी सही है, उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। चलिए मैं इसको समझाता हूँ आपको। हमने भी बताया होगा और आप खुद भी पढ़े होंगे। 1953 में डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने 1953 में हिंदू कोड बिल लाया था। हिंदू कोड बिल किससे संबंधित था कि पिता की संपत्ति में महिलाओं को भी बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। जैसे बेटे संपत्ति लेते हैं, आधा हिस्सा महिलाओं को मिलना चाहिए। एक हिंदू कोड बिल था, ये बराबर संपत्ति के बंटवारे से संबंधित था। उस समय बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ और उनकी बात नहीं मानी गई। तो मंत्रिमंडल में भी ये बात हुई कि आप ये बिल वापस ले लीजिए, लेकिन वो मंत्रिमंडल की बात नहीं माने तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। अंबेडकर जी को अपने मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो जब मंत्रिमंडल में कोई मंत्रिमंडल की बात से सहमत नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऑप्शन बी सही है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, शायद आपको पहली बार ये दिख रहा होगा। किसने कहा था कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है? सर जॉन मैरियट, डॉक्टर अंबेडकर, विंस्टन चर्चिल, जवाहरलाल नेहरू। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, मैं बता दे रहा हूँ आंसर। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, सर जॉन मैरियट ने कहा था कि कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है। कैबिनेट ही मुख्य होता है। हालांकि मंत्रिपरिषद में कई प्रकार के मंत्री होते हैं, आप पढ़े होंगे। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। तो ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं बड़े मंत्री होते हैं, बड़े मंत्रालय उनके पास होते हैं, तो उन्हीं पे पूरा सब घूमता है। तो यही कहा था सर जॉन मैरियट ने। 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आपके 9 से 10 के बीच में सही हुए होंगे। 90% से 100% आप सही किए होंगे। कितना नंबर आया जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।